हेलो, वेलकम, जय श्री कृष्ण। आज बात करेंगे मैरिज हाउस के बारे में। मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेंसी इस दौरान आई है पिछले 10-15 दिनों में। लोगों को अपने मैरिज लाइफ को लेके, मैरिज हाउस के लिए बहुत सारी क्वेरीज रहती है। हर बंदा अपने मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं से परेशान होता है। तो आज मैरिज हाउस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि मैरिज हाउस कौन सा होता है। इसके मैरिज को लेके बहुत सारे सवाल होते हैं कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी, मेरी शादी कब होगी, किसके साथ होगी। तो ये सारे सवालों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक चीज आप जान लीजिए कि मैरिज हाउस कुंडली में किस हाउस को बोला जाता है। आपके कुंडली में जो 7th हाउस होता है वो मैरिज हाउस होता है। वो आपके पार्टनरशिप का भी हाउस होता है और आपके मैरिड लाइफ को भी वहीं से देखते हैं, मैरिज हाउस उसे बोलते हैं। अब 7th हाउस के बगल में जो हाउस है 8th हाउस है। आफ्टर 7th 8th हाउस होता है दुख का हाउस, पीड़ा का हाउस, पेन का हाउस। 8th हाउस को अच्छा नहीं बोलते, ये बोलते हैं पेन का हाउस, सफरिंग का हाउस, पीड़ा का हाउस। आपके जीवन में जितने सारे कष्ट आते हैं वो 8th हाउस से देखा जाता है कि आपके जीवन में कितने दुख होंगे, कितने पीड़ा होंगे। अब 8th हाउस से इन लॉज को भी देखा जाता है कि आपके ससुराल वाले कैसे होंगे। तो आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ससुराल वाले को दुख के हाउस में, मतलब ससुराल मतलब दुख कहीं ना कहीं से, तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। वहीं 8th हाउस में ससुराल वाले भी हैं। अब अगर लव मैरिज की बात करें कि लव मैरिज होगा कि नहीं, आपका अफेयर होगा कि नहीं, आपका अफेयर सक्सेसफुल होगा कि नहीं, तो लव जो अफेयर की बात करें तो वो 5th हाउस से देखा जाता है। 5th हाउस आपके एडुकेशन का भी होता है, आपके प्राइमरी एडुकेशन का होता है, आपके चाइल्ड का भी होता है। और 5th हाउस से हम ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि शादी से पहले जो आपके अफेयर रहे वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। एक और हाउस है जो इम्पोर्टेंस रखता है इसमें, वो है 12th हाउस। 12th हाउस से देखा जाता है कि आपकी बेडरूम एक्टिविटी कैसे रहेगी, आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसे रहेगी आपके पार्टनर के साथ। ये देखा जाता है 12th हाउस से। अब कुछ प्लैनेट्स हैं, पहले वन बाय वन कुछ प्लैनेट्स को हम समझ लेते हैं कि 7th हाउस में, जैसे आपको पता है, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी थोड़ी भी मालूम है, पता है कि 9 प्लैनेट्स होते हैं। उसमें से जो मेजर प्लैनेट होते हैं वो 7 प्लैनेट होते हैं। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। ये 7 प्लैनेट जो हैं मेजर प्लैनेट हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह बोलते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, बट यस ये आपके लाइफ में इम्पैक्ट जरूर डालते हैं किसी भी एट्रीब्यूट्स को लेके। तो अगर मैरिज हाउस में सन बैठ जाए, अगर आपके मैरिज हाउस में ये है कि सन है, सूर्य वहां पे है, तो आपका पार्टनर कैसा होगा। आपका पार्टनर डोमिनेटिंग नेचर का होगा। जैसे सूर्य बोलते हैं राजा है, ग्रहों के राजा है सूर्य, तो आपके पार्टनर का भी नेचर वैसा होगा कि वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा। वो आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखेगा। आपको बात बात पे सुना सकता है, आपको आपकी कमियां गिना सकता है। अब सन यहाँ पे प्लेस है तो शादी के कुछ दिनों तक, 7 साल, 8 साल, 10 साल या मैक्सिमम 15 साल तक आपको हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ अच्छी नहीं बने, झगड़े लड़ाई होते रहे, क्लेश होते रहे। और ससुराल वालों से भी दिक्कत हो सकती है कि ससुराल वालों से भी परेशानियां हो। बट आफ्टर 15 ईयर्स मैटर जो है उल्टा हो जाता है। मतलब ये प्लेन चेंज हो जाता है। लेट्स से कि अगर 15 साल तक आपके पार्टनर ने और आपके ससुराल वाले ने आपको परेशान किया, तो 15 साल बाद फिर आप उनको परेशान करना शुरू कर दो। जो ये है राउंड टेबल जो है, टर्न आपका आ जाएगा। उनका टर्न था तो आपका आएगा, आपका टर्न था तो उनका आएगा। और लेट्स से कि मैरिज हाउस में मून बैठे हुए हैं, 7th हाउस में मून है, चंद्रमा है, तो क्या होगा। चंद्रमा है तो ये आपके मैरिड लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी।
बट आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच रहोगे और आपका पार्टनर भी इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेगा। उसका मन चंचल रहेगा, इसी वजह से चंद्रमा बोलते हैं कि 15 दिन वो बढ़ता है, पूर्णमासी होता है, 15 दिन घटता है और अमावस्या आती है। उसी तरह जो चंद्रमा के एट्रीब्यूट्स हैं वो आप अपने पार्टनर में देख सकते हैं कि वो खूबसूरत होगा, बट इनस्टेबिलिटी, अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे। इमोशनली वो आपसे अटैच्ड रहेगा, आप इंक्लाइंड रहेगा। अगर लेट्स से आप मार्स आपके 7th हाउस में बैठ जाते हैं तो क्या होता है? मार्स यानी मंगल। मंगल बैठ गए तो पहले तो ये आपको मांगलिक बनाता है। जब मंगल पहले हाउस में, चौथे हाउस में, 7th हाउस में है तो आपको मांगलिक बनाता है। तो आपकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी खर्च होगी अपने पार्टनर के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आपके झगड़े बहुत करवाएगा आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ। आए दिन आपको क्लेश का सामना करना पड़ेगा। अब लेट्स से मंगल यहीं से अगर 7th नहीं 8th हाउस में बैठ गए हैं तो क्या इफेक्ट डालेगा? 8th हाउस में डालेगा तो आप ससुराल वाले आपको बहुत परेशान करेंगे। आप ससुराल वालों से परेशान रहेंगे और ससुराल वालों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा एनर्जी आपका वेस्ट होगा। अब मंगल के बाद आते हैं, अगर मरकरी यानी बुध बैठे हैं, बुध बैठे हैं तो ये अच्छा पोजीशन है बुध के लिए। यहाँ पे आपका पार्टनर चाइल्डिश नेचर का होगा, उसका सेक्सुअली थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, चाइल्डिश नेचर हो सकता है उसका, लॉजिकल वे में थिंकिंग करेगा, सब कुछ लॉजिकल वे में लेके जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, सिंगिंग हो सकती है उसका, कोई ऐसा क्वालिटी हो जिसमें वो गाना गाना या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना उसको पसंद हो सकता है। टॉकेटिव होगा, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला होगा। और अब बात करते हैं जुपिटर की, बृहस्पति की। अगर बृहस्पति आपके मैरिज हाउस में 7th हाउस में बैठे हैं तो क्या इफेक्ट डालेंगे? बृहस्पति जैसे गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो बृहस्पति अपने आप में इंडिकेट करता है कि आपका पार्टनर जो है वो एक नॉलेजेबल पर्सन होगा। ये अच्छा प्लेसमेंट है, जुपिटर है तो वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा, स्पिरिचुअल फिलोसफिकल होगा। तो जुपिटर अगर है तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट वीनस की। वीनस है तो कैसा है? वीनस लव के लव को दर्शाते हैं, पैशन को दर्शाते हैं। 7th हाउस में वीनस का भी प्लेसमेंट अच्छा है, आपका मैरिड लाइफ रोमांटिक रहने वाला है। आपके पार्टनर को खूबसूरत चीज़ें पसंद आएंगी, हमेशा अपने आप को वो तैयार करके रखेगा, खुद भी खूबसूरत दिखेगा और खूबसूरती का वो कायल होगा। तो ये आपको भी खूबसूरत बना के रखेगा वो, हर चीज़ों को अरेंज्ड वे में करेगा, पॉलिश्ड वे में करेगा, अगर वीनस 7th हाउस में है तो। अगर राहु है तो क्या होगा? राहु है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब राहु अगर 7th हाउस में है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका मैरिड लाइफ वो कहीं ना कहीं से खराब करेगा। बात डाइवोर्स तक जा सकती है, क्लेश बने रहेंगे। राहु आपको पार्टनर से अटैचमेंट भी दिलाता है। राहु जहाँ बैठता है उस भाव से लोगों को अटैचमेंट हो जाता है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाओगे। लेकिन वहीं से आपको डिससैटिस्फैक्शन भी राहु का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको अपने मैरिड लाइफ में कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, जिस वजह से हो सकता है कि डाइवोर्स तक बात जाए। पर अगर केतु वहां बैठा हुआ है, केतु आपके 7th हाउस में है, तब आप मान लीजिए केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, ये आपका अलगाव कराएगा। इन 90% ऑफ द केसेस देयर इज ए हाई चांस दैट डाइवोर्स विल हैपन, द मैरिज विल नॉट सस्टेन। मैरिज तभी सस्टेन करेगा अगर आपका स्पाउस, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है और सात्विक विचारधाराओं को फॉलो करता है, नॉनवेज अल्कोहल नहीं करता, तो उस केस में मैरिज सस्टेन कर सकता है। या फिर किसी जुपिटर गुरु की दृष्टि पड़ रही है मैरिज हाउस में, तो गुरु भी आपको बचा लेके जाएंगे, जुपिटर भी आपके मैरिज को बचा सकते हैं। बट इन 90% ऑफ द चांसेस देयर इज ए हाई चांस कि सेपरेशन होगा, आपके डाइवोर्स होंगे। अब सैटर्न की बात करते हैं। अगर सैटर्न मैरिज हाउस में बैठा हुआ है, शनिदेव बैठा हुआ है, तो वो क्या रिजल्ट देंगे?
शनिदेव बैठे हैं, सैटर्न बैठे हैं, सबसे पहले तो ये होगा कि आपकी मैरिज डिलेड होगी, 30-32 के बाद ही शादी होगी। मैरिज हो भी गया उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो सही नहीं रहेंगे, हमेशा उसमें कुछ न कुछ पेन, कुछ न कुछ दुख आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया 9 प्लैनेट्स और उसके एट्रीब्यूट्स, अगर आपके मैरिज हाउस में बैठे हैं तो हर एक प्लैनेट कैसा-कैसा इफ़ेक्ट डाल रहा है। अब कुछ बातें यहाँ पे हैं, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स भी होते हैं। ये सिर्फ मैरिज हाउस में नहीं है, आप जैसे अगर मैरिज हाउस में या आपके कुंडली में कहीं भी वीनस शुक्र के साथ अगर राहु बैठे हुए हैं किसी भी हाउस में, तो इन दैट केस देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराएगा, या तो आप करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या आपका पार्टनर, आपका स्पाउस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके मैरिज में। अब वीनस के साथ अगर लेट्स से शुक्र के साथ मार्स बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं, तो इस केस में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपका स्पाउस या जो है वो कहीं और, या आप खुद ही कहीं और किसी और के साथ रिलेशन बनाने में परहेज नहीं करेंगे। बड़ा, छोटा, मोटा, काला, किसी को आप ये नहीं देखेंगे कि नहीं इसके पास नहीं जाना, आप कहीं भी जा सकते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने पैशन को पूरा करने के लिए आप कहीं भी जाके नई-नई चीज़ें ट्राई करेंगे, और जिस वजह से मैरिड लाइफ में आपको प्रॉब्लम होगी। कहने का मतलब है कि सेक्सुअली आपको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव कर देगा, और जिस वजह से आप कहीं 10 जगह मुँह मारेंगे और मैरिड लाइफ आपकी खराब होगी। अब यहाँ पे ये है कि वीनस के साथ अगर मरकरी बैठ गए तो क्या होगा? मरकरी बैठ गए तो ये चाइल्डिश नेचर बनाएगा। ऐसे लोगों को देखा गया है, किसी के चार्ट में अगर वीनस के साथ मरकरी बैठा हुआ है, इनका शादी से पहले भी 10 थे, शादी के बाद भी 10 आएँगे। क्योंकि मरकरी जो है एक चाइल्ड है, एक प्रिंस है, एक राजकुमार है, और वीनस जो है वो प्रेम के देवता हैं, लव के गुरु हैं। तो चाइल्ड जो है वो बोलेगा मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो वो हमेशा अपॉर्च्युनिटी खोजते रहेगा, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी वो अपॉर्च्युनिटी खोजते रहेगा कि हो सकता है कि मुझे और मिल जाए, कहीं से और मिल जाए। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये प्लैनेट अगर इस कंडीशन में होते हैं तो। अब जैसे बोला कि शादी कब होगी? शादी, कितने क्वेश्चन आते हैं, सर मेरी शादी कब होगी? शादी तब होगी जब आपके एक होता है ग्रहों का गोचर, एक होता है ट्रांजिट चार्ट। हर दिन आप निकाल सकते हैं होरा चार्ट, ट्रांजिट चार्ट, आप गूगल पे डालें या किसी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप पे डालें तो आपको मिल जाएगा। तो अगर गोचर चार्ट में, ट्रांजिट चार्ट में जुपिटर यानी गुरु, गुरु की स्थिति, गुरु अगर 5th हाउस को या 7th हाउस को देख रहे हैं, या 9th हाउस को देख रहे हैं, या 11th हाउस को देख रहे हैं, दृष्टि पड़ रही है गुरु की दृष्टि 5th, 7th, 9th एंड 11th, in that case there is a high chance कि you will get married very soon। अब ये हो गया कि ट्रांजिट से हम जुपिटर का पोजीशन देख के बता सकते हैं कि मैरिज कब होगी, अभी हाल में होने वाली है कि नहीं। दूसरे कुछ और भी फैक्टर्स हैं, देयर आर 36 फैक्टर्स, बेस्ड ऑन दैट वी कैलकुलेट कि मैरिज कब होगी। तो कुछ एक बता देता हूँ यहाँ पे। फीमेल के केस में जो प्लैनेट रेस्पॉन्सिबल होता है मैरिज के लिए वो होता है मंगल, मार्स। तो आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे, अगर कोई फीमेल की फैमिली वाले या फीमेल खुद आपके पास आ रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि दशा कौन सी चल रही है, महादशा कौन सी चल रही है, प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, सूक्ष्म दशा कौन सी चल रही है। अगर कहीं ना कहीं मार्स आ रहा है, या उसका जो जिस टाइम में उसका बर्थ हुआ था उसका कोई नक्षत्र लॉर्ड आ रहा है, या 7th हाउस का में जो राशि है, राशि लॉर्ड आ रहे हैं दशा पीरियड में, then in that case there is a high possibility for that girl to be to get married। now अगर मेल का केस है तो मेल के केस में जो मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होता है वो होता है वीनस, शुक्रदेव।
तो आप जब भी मेल का चार्ट एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका उनके दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा जो भी पीरियड कैलकुलेट करते हैं हम, उसमें देखेंगे कि कोई शुक्र का कोई एट्रीब्यूट्स आ रहा है, शुक्र की कोई पीरियड चल रही है। मोस्टली शुक्र के पीरियड में ही मैरिज होती है। इन मेल के केस में आप ये एनालाइज कर सकते हैं, मोस्टली जो होगा वो शुक्र के पीरियड में मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस है। एक और प्लेनेट है जिसकी आप देख सकते हैं, अगर आपको जुपिटर नहीं मिल रहा, आपको मार्स नहीं मिल रहा, आपको वीनस नहीं मिल रहा, तो एक और प्लेनेट है जो रेस्पॉन्सिबल है मैरिज कराने के लिए, वो है राहु। राहु जो है वो एक डिलीवरी बॉय है। राहु डिलीवर करता है, किसी भी चीज को डिलीवर करना है, मतलब चाइल्ड कब होगा, मैरिज कब होगा। राहु बैड प्लेनेट है, वो अच्छा रिजल्ट भी देता है। अब इसको मैरिज को आप अच्छे वे में ले जाएं या खराब वे में लेके जाएं। खराब वे में भी मैं आप सोच सकते हैं कि आपकी आज़ादी छीन गई, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में बनने वाले हैं। तो इस केस में राहु का भी जो पीरियड है वो मैटर करता है कि राहु का ट्रांजिट अगर हो रहा है, दशा महादशा में आ रहे हैं, तो मैरिज होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी बनती है वहां पे। तो ये सारे एनालिसिस है जिसके बेस पे आप बोल सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम कैलकुलेट करते हैं, बाकी बहुत सारे हैं कि हाँ मैरिज कब होगी और कब योग बन रहे हैं। देर आर 36 एट्रीब्यूट्स, ये तो 2-3 मैंने बताया यहाँ पे। तो ये एक लंबा टॉपिक है, एक लंबी कैलकुलेशन करनी होती है इसमें। हाँ, अगर 1-2 सेकंड में जवाब देना हो, किसी को 2 मिनट में क्वेश्चन आया, क्विक पिक एंड ड्रॉप वाली क्वेश्चन लाइक, उस दैट उन केसेस में आप वीनस, राहु और मार्स की दशा महादशा देख के अपना प्रेडिक्शन बता सकते हैं। नाउ आती है बात कि लव मैरिज होगा या अरेंज्ड मैरिज होगा। अब लव का जैसे मैंने बताया था कि 5th हाउस रिस्पॉन्सिबल है लव का, 7th हाउस है मैरिज का। अगर 5th हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस में बैठ गया, या 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया, या दोनों के लॉर्ड किसी भी कुंडली के किसी भी हाउस में एक साथ बैठ गए, इन दैट केस देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट आपका जो है लव मैरिज होगा। एक और एस्पेक्ट है कि अगर दोनों के लॉर्ड 5th हाउस 7th हाउस के लॉर्ड अगर उस पे जुपिटर की दृष्टि, गुरु की दृष्टि चली गई है, तब तो आप 100% मान सकते हैं कि हाँ ये लव मैरिज होगा, और इसमें ब्लेसिंग्स भी रहेगी, मैरिज सक्सेसफुल भी होगा। और कुछ और भी कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे कि अगर सैटर्न, केतु या राहु की दृष्टि है आपके 7th हाउस में, तो भी वो रिस्पॉन्सिबल करता है कि लव मैरिज होगा। बट जैसा मैंने बोला, सैटर्न, राहु, शनि, राहु, केतु ये लव मैरिज कराएगा तो रिजल्ट कैसा देगा आप खुद ही समझ सकते हैं कि लव मैरिज आप करेंगे तो जरूर कि हाँ मैं लव मैरिज कर रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद आपको प्रॉब्लम होगी, आपके पार्टनर के साथ जम नहीं पाएगी। जिस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन लेके आपने शादी करी वो नहीं हो पाएगा, कलेश रहेगा। अगर ये भी है कि ट्रांजिट में आप देख सकते हैं कि वीनस और जुपिटर अगर आपके कुंडली में, आपके लग्न चार्ट में कहीं भी वीनस और जुपिटर अगर साथ में बैठे हुए हैं, तो इन दैट केस आल्सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपकी लव मैरिज होगी। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे कैलकुलेशन है जिनके बेस पे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि लव मैरिज है कि अरेंज्ड मैरिज है। बाकी इस छोटे से वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, और ना ही मैं किसी को 1 या 2 मिनट या 5 मिनट में ये बता सकता हूँ कि लव मैरिज होगा, अरेंज्ड मैरिज होगा, शादी कैसी चलेगी। इसके लिए एक प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए होता है, कुछ टाइम रिक्वायरमेंट होती है, हमें प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ता है, तब हम जाके प्रॉपर आंसर और सही प्रेडिक्शन कर पाते हैं। और कुछ बातें फिर एक बार बताना चाहूंगा। लेट्स से आपकी 7th हाउस, जैसे मैंने बोला मैरिज का है, 7th हाउस के लॉर्ड आपके आ गए हैं 6th हाउस में बैठ गए। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, तो 7th हाउस के लॉर्ड हो गए, 7th हाउस में जाएगा 7 नंबर, 7 नंबर के लॉर्ड हो गए वीनस। अगर वीनस आके आके आपके 6th हाउस में बैठ गए, या कोई भी वृषभ लगन की कुंडली है, तो 7th हाउस में 8 नंबर है, 8 नंबर के लॉर्ड आपके हो जाते हैं मार्स, मंगल।
अगर मंगल आके वृषभ लगन की कुंडली में अगर मंगल आके 6th हाउस में बैठ गए, या मेष लगन की कुंडली में अगर शुक्र देव आके 6th हाउस में बैठ गए, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपकी शादी कोर्ट में जाएगी। या तो आपको कोर्ट मैरिज कर लेना चाहिए ताकि आगे लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, या फिर आपने अरेंज्ड मैरिज करी है, वैदिक रिचुअल से करी है और कोर्ट में आपने रजिस्टर नहीं कराया है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, चाहे वो डाइवोर्स के लिए हो, एलिमनी के लिए हो। आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी और हो सकता है बहुत मोटा पैसा आपको देना पड़ जाए कि जब आप पार्टनर से अलग हों, डाइवोर्स हो, उस वक्त आपका पार्टनर कोई ना कोई आप पे इल्जाम लगा के आपको कोर्ट तक घसीटेगा और मोटी रकम लेके जाएगा एलिमनी के रूप में। अगर 7th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में आ गए, तो मैंने जैसे बताया कि 8th हाउस होता है इन लॉज का, ससुराल का, दुख का, पीड़ा का। तो 7th हाउस के लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गए तो आपकी यहाँ पे भी मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मैरिज आपका सस्टेन नहीं करेगा, कलह बने रहेंगे और इन दैट केस देयर इज हाई चांस कि या डाइवोर्स हो और इसकी वजह इन लॉज होंगे। इन लॉज ही आपके डाइवोर्स या सेपरेशन का कारण बनेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं मैरिज को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, और मैरिड लाइफ से भी रिलेटेड है, जैसे चाइल्ड को लेकर बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। जब हम मैरिज की बात करते हैं तो हमें बहुत ना सिर्फ एक पर्सन लाइक लड़का या लड़की की कुंडली, सिर्फ एक लोगों की कुंडली देख के ही हम एनालाइज नहीं कर पाते। उस वक्त हमें दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है। जब हमारे पास लड़का और लड़की दोनों की कुंडली होती है तब हम प्रॉपरली एनालाइज कर पाते हैं। देयर इज ए कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट, देयर इज ए लाइक गुण मिलान हिंदी में जिसको हम बोलते हैं अष्टकूट गुण मिलान। इसमें 36 गुणों का मिलान करते हैं हम। इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि लड़का और लड़की में कोई नाड़ी दोष ना हो, कोई बकुट दोष ना हो, ताकि कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, दोनों सस्टेन करे, कोई किसी की डेथ ना हो जाए आफ्टर मैरिज। तो जब हम कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, अष्टकूट मिलान की बात करते हैं, तब हम ये सारे गुण मिलान 36 गुणों की मिलान करते हैं और देखते हैं कि नाड़ी दोष और बकट दोष ना हो। तब हम एडवाइस करते हैं कि यस यू कैन प्रोसीड with this relation and you can go ahead, you can get yourself married with this particular person, or you can let your son or daughter to get married with this concerned person. तो एक तो हो गया कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी चेक करना जरूरी होता है। दूसरी, दोनों की पर्सनल कुंडली भी देखनी जरूरी होती है लड़के और लड़की की, कि लड़के के कुंडली में कोई स्पेशल कोई पर्टिकुलर दोस्त तो नहीं है। आजकल के टाइम में हमें सबकी पर्सनल कुंडली देख कर अगर एनालाइज करें तो ज़्यादा बेटर है कि लड़के के कुंडली में कोई स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड इश्यू तो नहीं है, लड़के की कुंडली में कोई चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है कि शादी के बाद बच्चे नहीं होंगे, या लड़के के कुंडली में कोई क्रिटिकल हेल्थ ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है कि कैंसर या एड्स ऐसा कोई इंडिकेशन तो नहीं है। सेम गोज विद द गर्ल ऑल्सो, कि लड़की की कुंडली में सब कुछ सारे प्लैनेट सही है या नहीं है, मैरिड लाइफ हैप्पी रहेगी या नहीं, उसका 4th हाउस कैसा है, उसका 5th हाउस कैसा है जो चाइल्ड के रिस्पॉन्सिबल है, उसका 6th हाउस और उसका 8th हाउस कैसा है जो रोग रिपू ऋण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो दुख और पीड़ा का हाउस है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है हमें लड़का और लड़की दोनों की कुंडली सामने में रख के। Apart from matchmaking, we also give emphasis on the personal analysis of each kundli. Then only we suggest you to get married and we predict something good about your married life. तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस है, एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है जो कभी और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और कुछ नए एस्पेक्ट्स बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।